की ओर। बहुत आप लोग सुनते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे, घर पे सुनते होंगे। जैसे इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है तो बार बार चर्चा आती है कि मानसून आने वाला है, मानसून आने वाला है। तो क्या मानसून कोई मेहमान है या कौन है जो ये मानसून आने वाला है? कहाँ से आने वाला है मानसून? ये मानसून आएगा तो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, यह है मानसून होता क्या है? ठीक है, तो पहले हम मानसून समझेंगे, मानसून हमारे देश में आता कैसे है उसको समझेंगे, मानसून पैदा कैसे होता है ये भी समझेंगे। तो हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी और आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, गौर करना, जो मानसून होता है, ये मानसून एक गर्म हवा है। क्या है? तो मानसून एक गर्म हवा है। ठीक है ना, याद रखना, मानसून एक क्या है, एक गर्म हवा है तथा यह मौसमी पवन का उदाहरण है। मैंने कल ही बताया था कि मानसून क्या होता है, तो मानसून एक पवन है। ठीक है, एक पवन है। कैसी पवन है? तो मौसमी पवन है और ये गर्म होती है। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि गर्म पवन जब चलती हैं पर्वत सागर के ऊपर तो वह वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा करती है। गर्म हवा में ही वाष्पीकरण करने की क्षमता ज़्यादा होती है क्योंकि वो पानी को गर्म कर देती हैं। तो पानी गर्म हो जाएगा तो भाप बन के क्या होगा, उड़ने लगेगा। तो जो भाप बन के उड़ता है वही होता है वाष्पीकरण होता है। तो मानसून क्या है, एक गर्म हवा है जो मौसमी पवन का क्या है, उदाहरण है ये। ठीक है ना। भारत में यह वर्षा की प्रमुख पवन मानी जाती है। भारत में जो वर्षा होती है उसके लिए ये प्रमुख पवन मानी जाती है। कौन मानी जाती है? तो आपका मानसून माना जाता है। ठीक है, देखो यह लिखा भी है, भारत में यह वर्षा की प्रमुख पवन मानी जाती है, हवा मानी जाती है। भारत में मानसून दो प्रकार का होता है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और एक उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो हमारे देश में दो तरह का मानसून पाया जाता है, एक दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता होगा इसका मतलब, तो नाम क्या पड़ गया, दक्षिण पश्चिम मानसून। और एक है उत्तर पूर्वी मानसून, इसका मतलब उत्तर पूर्व से हवाएं चलती होंगी तो उससे जो मानसून बनता होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व मानसून बोला जाता है। तो कभी भी एग्जाम में अगर आ जाए या अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत में कितने मानसून होते हैं, तो भारत में दो प्रकार के मानसून होते हैं। एक होता है कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून, एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून। जैसे अभी जून का महीना चल रहा है तो जून के महीने में इस समय जो हमारे यहाँ मानसून आता है वो कौन सा मानसून होता है, तो वो ग्रीष्मकालीन समय चल रहा है। तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून होता है उसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। लेकिन जो शीतकाल की जो मानसून होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। अब याद रहेगा, तो हमारे यहाँ दो तरह का मानसून है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून जो ग्रीष्म काल में वर्षा करवाता है और एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून जो शीतकाल में वर्षा करवाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ दो तरह का मानसून होता है, ये बात याद रखना है। लेकिन एक बात और याद रखना है कि हमारे देश में जो मानसून आता है इससे सबसे अधिक वर्षा किस में होती है। ठीक है, तो उसको हम एक एक करके हम चर्चा करेंगे। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून होता क्या है। पहले हम दक्षिण पश्चिम मानसून को डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और फिर इसके बाद हम आपको उत्तर पूर्वी मानसून बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, याद रहेगा यहाँ तक। अब गौर करना, पहले हम आपको मैप पढ़ के बताएंगे, पहले मैप समझाएंगे, फिर हम आपको चीज़ें अच्छे से समझाएंगे, पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आपको आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको मैप समझा देते हैं, इसके बाद फिर हम आगे कुछ चलेंगे कि जो है क्या है ये। ठीक है, गौर करना सब लोग। जैसे ये भारत है, भारत में ये थार मरुस्थल है, ये तिब्बत का पठार है और ये गंगा का मैदान है। यहाँ हर जगह पे एलपी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लो प्रेशर होता है। ठीक है बेटा, मानसून आता कैसे, पहले ये समझना है, ध्यान से गौर करना। कल मैंने बताया था कि विषुवत रेखा की इस तरफ व्यापारिक पवन चलती है, उसका नाम होता है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। इस व्यापारिक पवन से आप परिचित हो चुके हैं। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन जो चलती है इसकी दिशा ऐसे होती है बेटा। ठीक है, लेकिन गौर करना, यहाँ पे बना है हाई प्रेशर, यहाँ बना है हाई प्रेशर, इसका मतलब यहाँ हवा कुछ ठंडी होगी, किसकी अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा ठंडी हवा होगी। अब गौर करना कि मानसून बनता आता कैसे है, तो गौर करना कि गौर करना सब लोग ध्यान से बेटा, कि जब सूर्य जो है उत्तरायण होता है तो सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। ठीक है,
जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पे पड़ती हैं तो उत्तर भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे इस समय जून के महीने में गर्मी देखा होगा बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो यहाँ गर्मी पड़ रही है, इसका मतलब हवाएं गर्म हो रही हैं और हवाएं ऊपर उठ रही हैं। इसका मतलब तो उसका स्थान भरने के लिए कहीं से ना हवा तो आएगी ही। ठीक है, तो ध्यान समझना इसको। ये व्यापारी पवन आपको समझ में आ गया। ये व्यापारी पवन चल रही हैं, यहाँ से व्यापारी पवन भी आती है, वो है दक्षिण उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन। अभी इसको हम हटा देते हैं, अभी हम बात केवल किसकी करेंगे, हम दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवन की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान समझना, यही व्यापारी पवन हमारे मानसून का हिस्सा बनती है। लेकिन कैसे बनती है ये देखना है, गौर करना। जब सूर्य कर्क मकर रेखा पर होता है तो उस दौरान थार मरुस्थल, गंगा के मैदान और तिब्बत के पठार पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे सूर्य रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर। क्या बन जाता है, लो प्रेशर। उस दौरान यहाँ इतना ज़्यादा लो प्रेशर बनता है कि उस दौरान हिंद महासागर में क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। हिंद महासागर में क्या बनेगा, हाई प्रेशर। अब गौर करना, मैंने बताया था कि हाई प्रेशर से पवन कहाँ चलती है, लो प्रेशर की ओर। तो जो व्यापारी पवन ऐसे चल रही है, यही व्यापारी पवन लो प्रेशर क्या करती है, खींच लेती है अपनी तरफ। तो यह व्यापारी पवन ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे भारत की उत्तर भारत की ओर ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ जाती है। कौन मुड़ जाता है, यही व्यापारी पवन ऐसे आके मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब इसकी दिशा कैसे हो गई बेटा, दक्षिण पूर्वी हुआ, दक्षिण पश्चिमी हुआ कि नहीं हुआ, ये दक्षिण पश्चिम है। मैंने कल ही बताया था, जैसे 4 दिशाएं हैं, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब ये दिशा कौन सी होगी, तो साउथ वेस्ट होगी ना, दक्षिण पश्चिम ये दिशा होगी। दक्षिण पश्चिम से जैसे हवाएं जब चलती हैं तो ये हवा कैसे चल रही है, दक्षिण पश्चिम चल रही है। तो इस मानसून को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। फिर से एक बार समझा देता हूं तो और समझ में आपको आएगा। ठीक है, गौर करना सब लोग। फिर से व्यापारी पवन यहाँ चल रही है, इसकी दिशा कैसे है, दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवन। जब सूर्य उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पे जाता है, तो कर्क रेखा जब सीधा चमकता है सूरज, इसे जून के महीने में देखो गर्मी हमारे यहाँ ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि सूरज हमारे ठीक ऊपर है। ठीक है, उस दौरान थार मरुस्थल, गंगा के मैदान और तिब्बत के पठार पे बन जाता है लो प्रेशर, और बंगाल और हिंद महासागर में क्या बनता है, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या करता है, हाई प्रेशर से हवा खींचता है अपनी ओर। तो जो हवा ऐसे जा रही है व्यापारी पवन की, यही व्यापारी पवन हवा ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे मुड़ गई, और जब ऐसे हवा मुड़ गई तो इसकी दिशा कैसे हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गई। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। यही मानसून हमारे यहाँ हिट करता है। सबसे पहले सुना होगा केरल में हिट करता है, केरल में सबसे पहले मानसून आता है। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले आगे कौन पड़ता है, केरल ही तो पड़ता है। इस मानसून के आगे सबसे पहले कौन पड़ता है, केरल। तो सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ आता है, केरल में हिट करता है, केरल में पहुंचता है और घनघोर वर्षा करता है केरल में। ठीक है, और मानसून आने और जाने की डेट भी है, उसको निकाला गया है 10-20 साल के डेट को देख करके। ये मानसून की डेट को निकाला भी गया है कि मानसून की डेट कैसे होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब गौर करना सब लोग ध्यान से। अब ये तो समझ में आ गया होगा यहाँ से कि दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे बना। ठीक है, यही व्यापारिक पवनें होती हैं, यही व्यापारिक पवनें आकर्षित हो जाती हैं ऐसे ऐसे और आती हैं ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर आती हैं, और यहाँ पे जहाँ जहाँ चलती हैं वो वाष्पीकरण करती हैं और खूब घनघोर वर्षा करती रहती हैं। देखा होगा कि हमारे यहाँ जब मानसून आता है तो कहा जाता है कि मानसून इस तारीख को यहाँ पहुँचने वाला है, इस तारीख को यहाँ पहुँचने वाला है, ऐसी चर्चा होती रहती है। तो देखो यहाँ पे अगला मैप, ये देखो, ये है, देखो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सबसे पहले रेड वाली लाइन देखना है सबको, ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान से देखना, देखो देखो सब लोग। अब सूर्य जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेगा तो तापमान कहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, तो गंगा के मैदान में तापमान क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ लो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जब लो प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा तो हवाएं क्या होंगी, भागेंगी, भागेंगी नहीं भागेंगी, ठीक है ना, वो कहाँ भागेंगी, ऊपर की ओर। तो देखो मानसून, देखो 20 मई को मानसून की रेखा यहाँ होती है, फिर 25 मई को श्रीलंका के ऊपर मानसून पहुंच जाता है। धीरे धीरे मानसून उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है। तो ये मैप में ऐसे ही समझाया गया है, ये मैप ऐसे इसीलिए। फिर देखो 1 जून को
देखो भारत का मानसून कहाँ टकरा गया, केरल पे टकराया। ये दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे आता है और केरल पे टकरा गया। ठीक है, अब केरल पे टकराया, किस तारीख को टकराया, 1 जून को। देखा होगा 1 जून को, जो हमारे यहाँ 1 जून को पेपर में आया भी था कि मानसून जो है केरल में टकरा गया। इसका मतलब है कि डेट उसकी फिक्स है, 10, 15, 20, 25 सालों में इन डेट निकाली गई है, औसत निकाला गया है कि इसी तारीख को मानसून यहाँ आता है, क्योंकि सूरज कहाँ हो रहा है, उत्तर की ओर बढ़ रहा है, उत्तर की ओर रोशनी बढ़ रही है। ठीक है, फिर देखो 1 जून के बाद 5 जून, 5 जून वाले लाइन को देखो, ये लाइन है 5 जून को मानसून यहाँ पहुँच गया, नॉर्थ ईस्ट होते हुए मानसून ऐसे यहाँ तक पहुँच गया। 5 जून के बाद 10 जून यहाँ है, 10 जून को देखो मानसून और ऊपर पहुँच गया। ठीक है, फिर 15 जून को मानसून देखो उत्तर प्रदेश पहुँच गया। तो उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं ना कि 15 जून तक मानसून आ जाएगा, तो देखो 15 जून यहाँ लिखा है, नहीं लिखा है। फिर यहाँ 1 जुलाई लिखा है, तो 1 जुलाई को मानसून यहाँ पहुँच गया। अब पूरे भारत में जुलाई में मानसून पहुँच गया और पूरे जुलाई भर वर्षा होती रहती है। ठीक है, पूरे जुलाई में वर्षा होती है। तो हमारे देश में सबसे अधिक वर्षा किस ऋतु में, किस महीने में होती है, जुलाई और अगस्त में होती है। ठीक है ना, इसीलिए हम जुलाई की वर्षा की गणना करते हैं, ग्रीष्मकालीन की वर्षा को। ठीक है, ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो मानसून की लाइन देखो कैसे जा रही है, एक एक दिन करके आप इसको समझ सकते हैं। जैसे जैसे 20 मई, फिर 25 मई, फिर 1 जून, फिर 5 जून, फिर 10 जून। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो यहाँ 15 जून, फिर इसके बाद में 1 जुलाई तक मानसून, और यहाँ पे पूरा क्या हुआ, फैल गया और पूरे भारत में मानसून आ जाता है और समय समय पर वर्षा करता रहता है। ठीक है ना, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर नीचे पढ़ते हैं मानसून के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा क्या है कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण मतलब उत्तर भारत की, मतलब उत्तर गोलार्ध की ओर आता है, सूर्य रोशनी आती है, तो भारत के गंगा के मैदान, थार मरुस्थल तथा तिब्बत के पठार पर निम्न दाब लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। वही मैंने आपको समझाया। यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बना कि नहीं बना, आप समझ में आया? क्योंकि तापमान की पेटी सूर्य के उत्तरायण होने से इन क्षेत्रों में पहुंच जाती है। जो तापमान है वो इन क्षेत्रों में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? इन क्षेत्रों में तापमान की पेटी यहाँ पहुंच जाती है और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी कर देती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, उस दौरान हिंद महासागर में उच्च दाब बनता है। अभी मैंने आपको दिखाया है, देखो यहाँ हिंद महासागर में क्या बनता है, उच्च दाब बनता है, क्योंकि यहाँ हवाएं ज़्यादा गर्म होती हैं इसकी अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा। ठीक है, तथा और यहाँ चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन उत्तर भारत की ओर आकर्षित हो जाती हैं। अब बात समझ में, तो कौन सी व्यापारिक पवन है यहाँ पर, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे कौन सी पवन है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन है। ये कहाँ आकर्षित हो जाती है, उत्तर भारत की ओर आकर्षित हो जाती है। कौन सी, ये देखो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। और यही जब इधर इसकी दिशा ऐसे हो करके, यहाँ गौर करना, इसकी दिशा ऐसे हो करके जब ऐसे हो जाती है तभी हम इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। कह रहा है आगे, और भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से भारत में प्रवेश करती हैं। तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से भारत प्रवेश करती हैं, देखो कर रही हैं दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत की ओर। सबसे पहले कहाँ हिट करती हैं, केरल में। ठीक है ना, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर से प्रवेश करती हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस मानसून से भारत में 80% से अधिक वर्षा होती है। यहाँ को किस मानसून से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में जो है कितनी परसेंट वर्षा होती है, 80% वर्षा होती है। ये यहाँ तक आपको हमें पूरा विश्वास है कि समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे वर्षा आती है, कैसे बादल आते हैं और कैसे आकर के वर्षा करते हैं। ठीक है, अब ये भी समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझाया गया है, देखो यहाँ पर वायुदाब कितना है, ज़्यादा है, यहाँ वायुदाब देखो कम है।
यहाँ देखो वायुदाब कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा कि मानसून कैसे जाता है, ठीक है ना। और जो दूसरी लाइन है वो मानसून के लौटने की लाइन है, उसको भी हम थोड़ी देर बाद समझाएंगे आपको, ठीक है ना। पहले मानसून पहले जाता है उसको समझा लेते हैं, फिर मानसून आता है उसको समझाएंगे आपको, ठीक है। अब गौर करना ध्यान से। अब हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसकी शाखा कितनी होती है। तो उसकी दो शाखाएं होती हैं, एक अरब मानसून की अरब सागर की शाखा जो अरब सागर होते हुए बढ़ती है, और एक होती है मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो बंगाल खाड़ी वाले मानसून से भारत में 80% वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जितनी वर्षा, अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा को 100% वर्षा मान लें तो 100% वर्षा में 80% वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, और 20% वर्षा होती है अरब सागर की शाखा से। कैसे होती है यही मैं समझाने आपको जा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो बेटा, ये हिमालय है, तो हिमालय बहुत ऊंचा है, अभी मैंने पर्वतीय वर्षा आपको बताया भी था, ठीक है। अब गौर करना, जब मानसून ऐसे आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है बेटा, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में एक पर्वत है नीलगिरी, और नीलगिरी के बगल में एक दर्रा है, पाल घाट दर्रा है, ठीक है। तो जब मानसून आता है तो आ करके ये नीलगिरी पहाड़ी से टकरा जाता है और दो भागों में बंट जाता है। मानसून की दो शाखाएं हो जाती हैं, किस मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून की, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हो जाती हैं, एक शाखा जो है कि कहाँ किससे टकराती है, तो नीलगिरी से टकराती है, ठीक है। और दो शाखा हो जाती है, एक शाखा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, हवाएं प्रवेश करती हैं, तो उसको हम बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलते हैं, मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा। और एक शाखा अरब सागर की शाखा हो जाती है, जो अरब सागर होते हुए ऐसे चलती है, और ये देखो तीर बना हुआ है, ऊपर तक यहाँ तक आई है। और बंगाल खाड़ी की शाखा देखो भारत में ज़्यादा कवर किया है, यहाँ ज़्यादा वर्षा ऐसे वर्षा करती है, ठीक है। तो मानसून की कितनी शाखाएं हैं, किस मानसून की, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है दो शाखाएं हैं, ठीक है। कौन कौन शाखा, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो लेकिन सबसे अधिक वर्षा किससे होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ गौर करना, जो ये हिमालय है, ये हिमालय बंगाल की खाड़ी की मानसून को और अरब सागर के मानसून दोनों को रोक लेता है। तो हम हिमालय हमारे लिए क्या करता है, एक तरह से हमारे प्राकृतिक रक्षा का काम करता है। अगर ये हिमालय ना होता तो सारा मानसून कहाँ चला जाता, चाइना की ओर चला जाता, और हमारे यहाँ वर्षा नहीं होती। तो ऐसी वर्षा जो पर्वतों से रुक करके होती है, उसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, पर्वतीय वर्षा बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में ये वर्षा जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसकी दो शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल खाड़ी की शाखा। बंगाल खाड़ी शाखा ऐसे चलती है और इन क्षेत्रों में वर्षा करती है पूरे भारत में लगभग, और अरब सागर की शाखा ऐसे वर्षा करती है, तो पश्चिमी घाट में टकरा करके यहाँ खूब वर्षा करती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। तो यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ कम वर्षा होती है। दूसरा, बंगाल खाड़ी जब शाखा चलती है तो वो भी इन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा करती है, लेकिन जैसे पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है वैसे वर्षा की मात्रा में कमी आ जाती है। तो बंगाल में जितनी वर्षा होती है उतनी वर्षा उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, और जितनी वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है उतनी दिल्ली में नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे मानसून ऊपर की ओर बढ़ता जाता है वैसे उसमें आर्द्रता की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती जाती है, इसीलिए इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है, वहाँ वर्षा कम होती है, ठीक है ना। अभी मैप दिखाऊंगा तो आपको हो सकता है और अच्छे से समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब आगे एक मैप और देखते हैं। ये देखिए मानसून की शाखा, यहाँ पे पहले बेटा तो ध्यान से देखो, यहाँ देखो ये मानसून आया ऐसे, देखो ये अरब सागर की शाखा है ऐसे, ये बंगाल खाड़ी की शाखा है, देखो आ रही है, और आने के बाद देखो ये दिशा ऐसे मुड़ गई हवाओं की, पर्वत से टकरा करके इधर वर्षा कर रही है, और ये हवा का दिशा ऐसे हो गई। तो देखो यहाँ पे वर्षा ज़्यादा है, यहाँ वर्षा ज़्यादा है, यहाँ वर्षा कम है, यहाँ वर्षा और ज़्यादा है, यहाँ वर्षा बिल्कुल कम है थोड़ा, तो ऐसे ऐसे ना। तो ये है अरब सागर की शाखा से और ये बंगाल खाड़ी की शाखा से, ऐसे ही पूरे भारत में वर्षा होती है। और इस वर्षा को हम क्या बोलते हैं, जुलाई की वर्षा बोलते हैं।
तो जो ग्रीष्म काल में मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो उससे जो वर्षा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जुलाई की वर्षा बोलते हैं। तो क्यों, क्योंकि जुलाई में सबसे अधिक वर्षा होती है हमारे देश में, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। यहाँ तो बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा कि मानसून कैसे चलता है और मानसून की कितनी शाखाएं होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं होती हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक है आपकी अरब सागर की शाखा और उससे 20% वर्षा होती है, और एक है बंगाल खाड़ी की शाखा जिससे 80% वर्षा होती है, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल याद रहेगा। और हिमालय कैसे हमको रक्षा करता है कि इस मानसून को ऊपर नहीं जाने देता है और यहीं पर रोक लेता है, जिससे यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताओं को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। तो वही जो मैंने आपको पढ़ाया है, अभी समझाया है, वही सब विशेषताएं हैं, लेकिन आपको बताना जरूरी है, अगर नहीं जानेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्री एग्जाम में तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, मेंस के एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन जब आते हैं तो पूछे जाते हैं तो वहाँ लोगों को गलत हो जाता है, ठीक है ना। गौर करना, यह मानसून की दो शाखाएं होती हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। वही जो लिखा है, जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ लिखा हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी घाट में नीलगिरी पर्वत से टकरा करके 2 शाखाओं में होता है। पाल घाट दर्रा से यह एक शाखा बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवेश करती है और उत्तर की ओर बहते हुए हिमालय से टकरा करके उत्तर भारत में पर्वतीय वर्षा करती है। वही जो मैंने समझाया वही वहाँ लिखा हुआ है। अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट से टकरा करके अधिक वर्षा करती है। अरब सागर की शाखा अरावली पर्वत को पार कर शिवालिक से टकराती है, लेकिन हिमालय तक पहुंचने में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। ये देखो यहाँ पे, ये है आपका शिवालिक है, पर्वत है, हिमालय है, यहाँ वर्षा ज़्यादा करती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाती है वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और जाकर हिमालय से टकरा जाती है। तो यहाँ वर्षा करती है लेकिन यहाँ वर्षा नहीं होती है। देखो यहाँ वर्षा नहीं है, देखो ये देखो, देखो यहाँ श्रीनगर में वर्षा है, देखो है ना, और लेकिन लेह में वर्षा नहीं है, लद्दाख में वर्षा नहीं हो पाती। क्यों? हिमालय रोक लेता है पवनों को, तो इधर नहीं जाने देता, इसलिए यहाँ वर्षा नहीं हो पाती, ठीक है ना। यह तो समझ में बिल्कुल आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि जब बंगाल की खाड़ी की शाखा, ऐसे यहाँ देखो, जब बंगाल की खाड़ी शाखा पूरब से पश्चिम की ओर जाती है तो यहाँ वर्षा ज़्यादा करती है, लेकिन यहाँ पे वर्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे जैसे ये पूरब से पश्चिम की ओर जाती है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहेगा बिल्कुल मानसून के बारे में। कौन सा मानसून? उत्तर पूर्वी मानसून, सॉरी दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। ये उसकी विशेषता है। और भी विशेषता बता देता हूँ, जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा से ग्रीष्मकालीन खरीफ की फसल के साथ साथ भारतीय कृषि निर्भर होती है। तो जो भारतीय कृषि है उस पूरी तरह से किस पर निर्भर होती है? मानसून पे। कहा जाता है अगर मानसून अच्छा आता है, मानसून हवाएं अच्छी आती हैं तो अच्छी वर्षा होगी, तो उससे कृषि क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मानसून ना आए तो वर्षा कम होती है, और जब वर्षा कम होती है तो उससे क्या होता है, हमारे कृषि पर उत्पादन कम हो जाता है। तो मानसून पर ही डिपेंड है हमारे यहाँ कृषि। हमारे यहाँ उत्तर भारत में तो मान लो नहरें वहरें बना दी गई हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी जो है लोग मानसून पर ही डिपेंड हैं और मानसून से ही जो है अपना जो है कृषि करते हैं और अपना जीविका चलाते हैं, ठीक है ना। अब हम एक चीज़ और यहाँ समझेंगे पहले, तब आगे बढ़ेंगे। एक बार आप लोग सुनते होंगे कि एल नीनो क्या होती है। आजकल पेपर में, अभी आजकल आ रहा है, जब मानसून आ रहा है तो एल नीनो का भी पेपर में आता रहता है। एल नीनो है, होती क्या है? तो याद रखना, एल नीनो एक गर्म जलधारा है, जल में बहती है। जो जलधारा मैंने आपको पढ़ाया था, तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका में पेरू के तट से उत्पन्न होती है और ये विषुवत रेखा के सहारे ये हिंद महासागर में प्रवेश करती है। बहुत ध्यान से समझना, इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान समझना। ये एल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा याद रखना। और ये कहाँ उत्पन्न होती है? दक्षिण अमेरिका में पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। वहाँ से ये अब ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में बहते हुए और ये आ जाती है अफ्रीका से टकराती है, और ऐसे ये
एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है, ऐसे इसे घूमना शुरू कर दिया। अब गौर करना, इसी दौरान जो ये मानसून जा रहा है यहाँ भारत की ओर, तो जब ये एल नीनो आता है तो ये क्या करता है, ऐसे घूमने लगता है एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये मानसून को अपनी ओर खींच लेता है, ऐसे ये मानसून को अपनी ओर क्या किया, खींच लिया। तो मानसून भारत की ओर नहीं जा पाता है। तो जब भारत मानसून की ओर नहीं जा पाएगा तो वर्षा नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बहुत आसान है मैप, इसलिए मैंने आपको मैप समझाया है तो जिससे आपको समझ में बिल्कुल आ जाए। लेकिन फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ, ध्यान देना कि जो एल नीनो होता है ये गर्म जलधारा होती है। ये पेरू के तट से उत्पन्न होती है और ये वहाँ से आ करके हिंद महासागर में प्रवेश करती है और एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। एक तो क्लॉकवाइज ये होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है ऐसे। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो क्या करती है, देखो यहाँ गौर करना, जब ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगी तो जो मानसून जा रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये जा नहीं पाता है, ये लौट आता है ऐसे, इसको खींच लेती है, ये ऐसे चलती रहती है और इसको खींच लेती है अपनी तरफ। तो मानसून हमारे उत्तर भारत की ओर नहीं बढ़ पाता है, और अगर बढ़ता भी है तो कम बढ़ता है, इसीलिए हमारे उत्तर भारत में वर्षा नहीं हो पाती है। तो एल नीनो हमारे लिए क्या है, एक हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। ये जो है जल्दी नहीं आती, ये 10-20 ये 8-10 साल में एक बार उत्पन्न होती है। लेकिन जब भी आती है तो ये मानसून क्या करती है, मानसून को रोक लेता है। लेकिन ये जो एल नीनो है हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, जो हमारे मानसून को रोकता है, ये अपनी ओर खींचता है, ऐसे चलता है और मानसून को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन ये और देशों के लिए अच्छा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जब ये ऐसे चलती है जलधारा यहाँ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, तो ये गर्म जलधारा है तो वाष्पीकरण करेगी और ऑस्ट्रेलिया के इस क्षेत्र में खूब वर्षा करती है। यहाँ आती है अफ्रीका में खूब वर्षा करती है, अफ्रीका में खूब वर्षा करती है, मेडागास्कर में खूब वर्षा करती है, लेकिन हमारे देश में वर्षा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये मानसून खींच लेती है अपनी तरफ, ऐसे चलती है तो आसपास की हवा गर्म हो जाती है तो ये अपनी तरफ खींच लेता है, हवा को अपनी तरफ खींच लेता है, इसीलिए हमारे देश में मानसून नहीं बढ़ पाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को अगर कोई प्रभावित करता है तो प्रभावित करने वाला कौन है, दक्षिण पश्चिम मानसून को एल नीनो प्रभावित करता है। अब एग्जाम में अगर आया जाए एल नीनो क्या है, ये भारतीय मानसून कैसे प्रभावित करता है, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसको इसी के माध्यम से आप इसको देखिएगा। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो ये आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद होती चली जाएंगी भाई, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये मानसून एकदम बिल्कुल याद रखना, एल नीनो ऐसे आता है और आके ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है और ये भारतीय मानसून को अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ मानसून नहीं बढ़ पाता है तो इसलिए वर्षा नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, तब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है कि एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के पेरू के निकट 8 से 10 वर्षों में एक बार होती है, पेरू के निकट होती है। ठीक है, यह धारा विषुवत रेखा के सहारे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में बहते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करती है, वही मैंने आपको बताया अभी, तथा अफ्रीका के से टकराकर हिंद महासागर में घड़ी की विपरीत दिशा में गति करती है। घड़ी की विपरीत मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज गति विपरीत करती है और दक्षिण पश्चिम मानसून को अपनी तरफ खींच लेती है, वही मैंने आपको बताया, अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो जाता है और भारत में वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, कभी कभी तो क्या होता है कि उत्तर भारत में मानसून पहुंच ही नहीं पाता है और यहाँ पे कृषि उत्पादन क्या हो जाता है, नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ये आपका ये क्या कहते हैं एल नीनो है, ये हमारे देश के लिए नुकसानदायक है, लेकिन अन्य देशों के लिए मैंने बताया ना कि वरदान है, ये अन्य देशों के लिए ये वरदान होता है। ठीक है ना, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून को कैसे एल नीनो प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, कहीं अगर यहाँ कहीं डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून की बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है और पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। बार बार आप लोग सुनते हैं वेस्टर्न डिस्टर्ब, पश्चिमी विक्षोभ, ये है क्या। और एक मानसून हमने और पढ़ना है हमें उत्तर पूर्वी मानसून पढ़ना है, ये दोनों मानसून हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना,
लेकिन हम पहले आपको मैपिंग से समझाएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तब हम इसको अच्छे से समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसको हम थोड़ा पढ़ देंगे और बिल्कुल डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, पहले ये है क्या, ध्यान देना। देखो यह है अफ्रीका, यह है यूरोप, तो और यह है जेट हवा जो और यह है भूमध्य सागर। ये क्या है, भूमध्य सागर ये है। यहाँ पे गर्म हवा है, यहाँ ठंडी हवा है, ये पामीर का पठार है, ठीक है। और ये है भारत है, ये भारत है, ठीक है। अब पहले की चीज़ मैं आपको समझाता हूँ तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है और पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, ठीक है। ध्यान समझना। जब सूर्य दक्षिण की ओर जाने लगता है, मकर रेखा की ओर जाने लगता है, तो इन क्षेत्रों में तापमान में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, ठंडा हो जाता है, जैसे ठंडियों में हमारे यहाँ होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो जेट हवाएं चलती हैं, पछुआ हवाएं चलती हैं, उनको हम जेट हवा भी बोलते हैं, तो वो भूमध्य सागर के ऊपर चलने लगता है, ठीक है। उस दौरान होता क्या है, ध्यान देना सब लोग बेटा। अफ्रीका में एक मरुस्थल है सहारा, तो सहारा मरुस्थल से गर्म हवा, ध्यान देना, सहारा मरुस्थल से गर्म हवा और यूरोप की ठंडी हवा, ये दोनों के मिलने से जो है भूमध्य सागर में एक चक्रवात बन जाता है जो क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की तरह क्लॉकवाइज चलता है। इसको हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। शीतोष्ण मतलब ही होता है गर्म और ठंडा। तो जब दो विपरीत धारा हवाएं, एक ठंडी हवा एक गर्म हवा आपस में मिलती है तो उसे क्या बन जाता है, शीतोष्ण चक्रवात बनता है। ये चक्रवात कहाँ आता है, भूमध्य सागर में आता है, ठीक है। ये चक्रवात कहाँ आता है, भूमध्य सागर में आता है, ध्यान समझना। और होता क्या है कि भूमध्य सागर में जब आता है चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात आता है, तो ये जो जेट हवा चल रही है ये इस चक्रवात को ले करके अपने साथ यहाँ पहुँचती है, कहाँ, पामीर के पठार के पास। पामीर का पठार कहाँ है, ये बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, यहाँ पे अफगानिस्तान के पास, ठीक है। यहाँ लेके जब पहुँचता है तो इसे टकरा जाता है और टकरा के इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा देखो ये ऐसे बनी है, उत्तरी शाखा ये चीन की ओर चली जाती है, किसकी, जेट हवा की। और एक शाखा जो दक्षिणी शाखा है यह भारत में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। आप समझ में आ गया होगा। तो जेट हवाएं क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, यहाँ देखना। ये जेट हवा है, ये आती है और ये एक इसकी शाखा कहाँ चली जाती है, चाइना की ओर। एक शाखा कहाँ प्रवेश करती है, भारत की ओर, ठीक है। अब गौर करना, असली खेल यहीं शुरू होता है। देखो ध्यान से, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो वेस्ट से हवा आ रही है ना, कहाँ की ओर, ईस्ट की ओर, और भारत में प्रभाव डाल रही है। इसीलिए उत्तर भारत में प्रभाव जो डालती है, इसीलिए उसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्ब करते हैं। मतलब कि वेस्ट की ओर से हवा आई और आके हमको डिस्टर्ब कर दिया, हमको विक्षोभ कर दिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पश्चिमी विक्षोभ पड़ गया, ठीक है। एक ही समय में दो तरह की वर्षा होती है ठंडी में, कैसे, अब यहाँ यही गौर करना है। अब गौर करना, जब दक्षिणी शाखा भारत में प्रवेश करती है पामीर के पठार से, तो ये यहाँ हिमालय है। तो हिमालय में हवा जब ये ठंडी है, बिल्कुल ठंडी हवा होती है, और जब हिमालय में प्रवेश करती है तो हिमालय में क्या हो जाता है, हिमवर्षा होती है, बर्फ गिरती है। तो जब बर्फ गिरती है, देखा होगा कभी कभी जब बर्फ गिरती है तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में क्या कहते हैं, हिमालय में बर्फ गिर गई है, अब 2-4 दिन में हमारे यहाँ ठंडी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब गौर करना कैसे, ध्यान देना सब लोग बेटा। जब यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे जब यहाँ पे हिमवर्षा होती है, खूब हिमवर्षा होती है, कहाँ, हिमालय में। तो हिमवर्षा जब होती है तो उस दौरान यहाँ क्या बन जाता है, हाई प्रेशर, क्योंकि हवा ठंडी है। और हिंद महासागर बंगाल खाड़ी में क्या बनता है, लो प्रेशर बन जाता है। अब क्या होता है, मैंने अभी बताया कि हाई प्रेशर से हवा कहाँ चलती है, लो प्रेशर की ओर। अब ये चूँकि हिमालय है, हिमालय से हवा नीचे उतरना शुरू कर देती है और कहाँ आती है, बंगाल खाड़ी की ओर। अब हवा उतरना शुरू किया, हवा उतरना शुरू किया, हवा उतरना शुरू किया, और ये पहुँच गई कहाँ, उत्तर के मैदान में, गंगा के मैदान में। हवा कौन सी हवा, जो पर्वत से उतर रही है, बिल्कुल ठंडी हवा है। और ये क्या काम करती है, तो ठंडी हवा, देखो यहाँ पश्चिम विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होती है, उसे हम ओलावृष्टि कहते हैं। जब
वर्षा के साथ बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं तो उसको हम ओलावृष्टि बोलते हैं। और कड़ाके की ठंड पड़ती है कहाँ? उत्तर भारत में। किसके कारण पड़ती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, तो उत्तर भारत में जो हिमपात हो रहा है पर्वतों पर, यहाँ ओलावृष्टि हो रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देखा होगा दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ये दिसंबर जनवरी का महीने की बात हम आपसे कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी की बात हम आपसे कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस समय क्या हो गया, और ये घटना किससे हो रही है? पश्चिमी विक्षोभ से हो रही है, क्योंकि पश्चिम से और हवाएं आई और आके हमको डिस्टर्ब कर दिया। तो पश्चिमी विक्षोभ से 3 घटनाएं होती हैं उत्तर भारत में। कौन कौन सी? पर्वतों पर हिमवर्षा होती है, हिमवर्षा, और ठंडियों में यहाँ पर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है और वर्षा होती है। वर्षा कैसे होती है? ओलावृष्टि के रूप में होती है। ठीक है, तो ओलावृष्टि के रूप में वर्षा होती है। देखा होगा बड़े बड़े पत्थर कभी कभी बहुत ज़्यादा गिरते हैं मार्च अप्रैल के महीने में, तो उसको हम ओलावृष्टि बोलते हैं। ठीक है, ओला मतलब यहाँ हो जाएगा बर्फ और वृष्टि मतलब हो जाएगा वर्षा। तो बर्फ के साथ, वर्षा के साथ जब बर्फ गिरता है उसी को हम ओलावृष्टि बोलते हैं। तो उत्तर भारत में 3 घटनाएं हुई। कौन कौन सी? वर्षा हुई, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पर्वतों पर हिमपात हो रहा है, बर्फ गिर रही है। तो तीनों घटनाएं कैसे होती हैं? पश्चिमी विक्षोभ से होती हैं। ये हमारे विचार से अब आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो इसमें सारा खेल किसका है? जेठ हवाओं का है। और यहाँ अगर चक्रवात नहीं आएगा तो हमारे यहाँ हवाएं ठंडी नहीं आएंगी। ठीक है, अब आगे गौर करना। अब यहाँ लो प्रेशर बना हुआ है, तो हवाएं उतर करके कहाँ पहुँच गई? बंगाल की खाड़ी में। और उसी दौरान यहाँ पे कौन सी व्यापारी पवन चलती है? उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन चलती है। तो उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन ऐसे चलती है और ये आ करके ये हवा उसी में मिल जाती है ऐसे, और मिल करके भारत के केवल एक राज्य में वर्षा करती है। कौन से? तमिलनाडु में। तो जो तमिलनाडु में वर्षा करती है, इसी वर्षा को हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। आप समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि उत्तर पूर्वी मानसून का जन्म कैसे होता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। गौर करना, जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर उतरने लगती है और बंगाल खाड़ी में जब पहुँचती है तो यहाँ पे एक व्यापारी पवन चलती है, उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन। और ये उसी उत्तर पूर्वी व्यापारी पवन में हवा मिल जाती है। तो इसकी दिशा कैसे हो गई? उत्तर पूर्वी हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ये उत्तर पूर्व हो गया। अब उत्तर पूर्व से हवा आई और आके बंगाल की खाड़ी में क्या हो गई? यहाँ तमिलनाडु में टकरा गई। अब तमिलनाडु में टकराएगी तो केवल वर्षा कहाँ होगी? तमिलनाडु में होगी। तो याद रखना कि भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से शीतकाल में जो वर्षा होती है केवल एक राज्य में होती है, और वो राज्य कौन है? तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अलावा और किसी राज्य में वर्षा नहीं होती है। किससे? उत्तर पूर्वी मानसून से। तो ठंडी के समय में, ठंडी में अब गौर करना, शीतकाल में भारत के आधे क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, ठंडी पड़ती है और हिमपात होता है। और दक्षिण भारत में केवल तमिलनाडु में वर्षा होती है ठंडी के समय में, और वर्षा किससे होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है यहाँ। ठीक है ना, तो एक ही समय में 2 तरह की वर्षा होती है, उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से और दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से। अब बिल्कुल आपको समझ में बिल्कुल ये आ गया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा, हमें पूरा विश्वास है। ये मानसून आप समझ में गए होंगे बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसको पढ़ता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, देखो लिखा है, शीतकाल में जब सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिण की ओर जाता है, तो तापमान की पेटी नीचे खिसक जाती है, नीचे आ जाती है। इस दौरान अफ्रीका की गर्म हवा और यूरोप की ठंडी हवा भूमध्य सागर में मिलती है तो शीतोष्ण चक्रवात आते हैं। इस चक्रवात को जेठ हवा पश्चिम से पूरब की ओर लेकर आती है और पामीर के पठार से टकराकर, आ गया ना, पामीर के पठार से टकराकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ लिखा हुआ है, सब बढ़ जाती है। उत्तरी शाखा चीन की ओर और दक्षिणी शाखा भारत में प्रवेश करती है। आप उस मैप को दिमाग में रखना जो आपको समझाया हूँ, तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। और आपको ज्योग्राफी जितना दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, देखा होगा मैप अगर समझ में आ जाता है तो पूरी कहानी अपने आप समझ में आ जाती है। ठीक है, तथा हिमालय में हिमवर्षा होती है तथा उत्तर भारत में वर्षा और कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसी घटना को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ये बात याद रखना। ठीक है,
इस दौरान हिमालय तथा उत्तर मैदान में उच्च वायुदाब और हिंद महासागर में निम्न दाब बनता है। वही समझाया मैंने। अतः हवाएं स्थल से सागर की ओर चलती हैं। देखो ये हवाएं कैसे चल रही हैं, स्थल से सागर की ओर चल रही, नहीं चल रही हैं। देखो ये स्थल है और ये सागर है, स्थल से सागर की ओर चल रही हैं। ठीक है ना। फिर देखो बंगाल की खाड़ी में चलने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन में मिल जाती हैं, तब हवा की दिशा उत्तर पूर्वी हो जाती है। इसे ही उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इस मानसून से केवल तमिलनाडु में वर्षा होती है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि तमिलनाडु में वर्षा कैसे होती है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। एक मैप देखो यहाँ दिया गया है, यहाँ देखो लिखा होगा जनवरी की वर्षा। वो जुलाई की वर्षा थी, ये जनवरी की वर्षा है। अब देखो जनवरी की वर्षा कहाँ हो रही है, तो देखो पर्वतों पर इस पे हिमपात हो रहा है। और उत्तर भारत में देखो, यहाँ उत्तर भारत में इतने में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ओलावृष्टि हो रही है। लेकिन देखो तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में कोई बारिश नहीं हो रही है। और हवा का मूवमेंट देखो कहाँ है, सागर से कहाँ, स्थल से कहाँ, सागर की ओर ऐसे है। और देखो तमिलनाडु में भी वर्षा हो रही है। देखो ये तमिलनाडु में भी वर्षा हो रही है, हो रही नहीं हो रही वर्षा ऐसे। तो ये मानसून आया और आकर के यहाँ पे वर्षा कर रहा है, तो इसी को हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। ठीक है ना। तो हवा देखो यहाँ स्थल से सागर की ओर चल रही है, और वो मैंने मैप दिखाया था वो कहाँ से चलता था, सागर से स्थल की ओर ऐसे। ठीक है, ये आप समझ में बिल्कुल आ गया होगा आपको। ठीक है। और यह है औसत वर्षा। औसत वर्षा भारत में जो होती है ये उसको दिखाया गया है। तो देखो भारत में दो क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, एक तो थार मरुस्थल में, एक लद्दाख के क्षेत्र में। इन दोनों जगह पे वर्षा नहीं होती है। तो ये उष्ण जो है मरुस्थल है, और ये शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक, ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। देखो यहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। हिमालय वर्षा रोक लेता है, लेकिन उत्तर भारत में देखो बाकी और क्षेत्रों में घनघोर वर्षा हो रही है। और इन क्षेत्रों में भी वर्षा कम होती है, क्योंकि हवाएं जब चलती हैं तो पश्चिमी घाट इन हवाओं को रोक लेता है, तो इधर वर्षा कम करता है और यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। तो सुना होगा मुंबई में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, केरल में, और ये नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। अंडमान में वर्षा होती है, लक्षद्वीप में वर्षा ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और देखो यहाँ चेरापूंजी लिखा है, तो चेरापूंजी में भी खूब ज़्यादा वर्षा होती है। मासिन राम में खूब ज़्यादा वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बादल आते हैं, ऐसे मानसून आता है, ऐसे बंगाल खाड़ी का मानसून आता है और आकर के यहीं टकरा जाता है यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर टकराने के बाद वहीं पे खूब घनघोर वर्षा करता है। इसीलिए चेरापूंजी में वर्षा ज़्यादा होती है।